हेलो फ्रेंड एवरीवन, ऑनलाइन क्लासेस पर आप सभी लोग का स्वागत है। खैर मकदम है दोस्तों, मैं आपके खिदमत में हाजिर हूँ। टेस्ट नंबर 2 लेकर जो है टोटल में 100 MCQ आज कराऊंगा दोस्तों खासकर ये बिहार एपी यानी पब्लिक प्रोसिक्यूशन के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट ये MCQ टेस्ट है दोस्तों। अभी तक जो हमारे ऑनलाइन क्लास चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे मैं दिली गुजारिश करता हूं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन घंटे ही प्रेस करने पर मैं कोई भी वीडियो डालूंगा उसको नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो जाएगी। एवरीवन दोस्तों, मैं आज क्वेश्चन नंबर 1 से शुरुआत करता हूं संविधान से। अब क्वेश्चन नंबर 1 ये कह रहा है कि भारतीय संविधान सभा के सदस्यों के अंतिम रूप से क्या होता है, हस्ताक्षर होता है। यानी कब हुआ था संविधान सभा का जो सभा था, जो संविधान बना था उसमें कितने सदस्य थे और सदस्यों ने जब अंतिम रूप से जो है कब उसमें जो है सिग्नेचर किए। तो ये पहला का जो आंसर है आप बताइएगा 24 जनवरी 1950। बी कहता है 26 नवंबर 1949। सी कहता है 17 अक्टूबर 1949। डी कहता है 10 दिसंबर 1948। यानी अंतिम रूप से जो संविधान सदस्य हैं उन्होंने कब हस्ताक्षर किए हैं। तो सही आंसर जो है दोस्तों इसका ए है, 24 जनवरी 1950। ओके, अब मैं बात करता हूँ 26 जनवरी 1949 को संविधान कंप्लीट हुआ था। ओके, अब बात करते हैं संविधान सभा के नाम भारतीय के संविधान दिया गया था। यानी दूसरा क्वेश्चन है संविधान नाम भारत का संविधान दिया गया। ये किस आर्टिकल में दिया गया है? आर्टिकल अनुच्छेद 1 में, आर्टिकल 1 में, आर्टिकल 5 में, या आर्टिकल 399, या आर्टिकल 393 94। तो आपको सही ऑप्शन देना है। संविधान का संविधान नाम है और वो भारत का संविधान दिया गया है। तो कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 393 में दिया गया है। ओके, नेक्स्ट, शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थानों का आरक्षण शासित होता है। क्या कहता है? शिक्षण जो है संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के पक्ष में स्थानों पर आरक्षण शासित होता है। क्वेश्चन नंबर 3 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15(4)(a), संविधान के अनुच्छेद 16(4)(a), संविधान के अनुच्छेद 2 और संविधान के अनुच्छेद 14। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? सही आंसर जो है शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थान का आरक्षण शासित होता है। किसमें होता है? तीसरा का संविधान के अनुच्छेद 15(4) में। ओके, निम्न में से किस विषय में न्यायमूर्ति गजेंद्र गाटकर ने कहा है कि ये हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन की प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। न्यायमूर्ति जो है गजेंद्र ने कहा कि हमारे देश में संविधान द्वारा प्रदत्त जीवन के प्रजातांत्रिक स्वरूप का आधार एवं आधार स्तंभ है। किसमें कहा? प्रस्तावना में कहा, मूल अधिकार में कहा, मूल कर्तव्य में कहा, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में कहा। 4th का ऑप्शन बताइएगा दोस्तों। 4th में किसमें कहा गया है? 4th में ये कहा गया है मूल अधिकार में। मूल अधिकार में कहाँ तक है? 12 से लेकर 35 तक है। 12 आर्टिकल से 35 तक है। मूल कर्तव्य 51A में है। राजनीति पार्ट 4 में है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। न्यायमूर्ति KS पुत्तास्वामी के केस में बनाम भारत संघ 2017 निर्णित किया गया था। 5वां का सवाल क्या होगा? 9 न्यायमूर्ति पीठ द्वारा, 7 न्यायमूर्तियों पीठ द्वारा, 11 न्यायमूर्तियों पीठ द्वारा, 5 न्यायमूर्तियों पीठ द्वारा। सही आंसर बताइएगा। 5 का क्या होगा? 5 का ए होगा, 9 न्यायमूर्ति की पीठ द्वारा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के देखते हैं। कथन राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निर्बंधों की युक्तियुक्त तय करने में सहायक होता है। राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 19(2) में वर्णित निर्बंधों की युक्तियुक्त तय करने में सहायक होता है। कारण है और राज्य की नीति निर्देशक तत्व मूल अधिकार वरिष्ठ घोषित किए गए हैं। तो कौन सा सही है? 6वां का कौन सा सही है?
ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। बी कह रहा ए आर दोनों सही है, आर ए का सही स्पष्टीकरण है। सी कह रहा ए सही है, आर गलत है। डी कह रहा ए गलत है, आर सही है। तो सही आंसर क्या होगा? सही आंसर जो है सी होगा, ए सही है, आर गलत है। क्या गलत है कि इसमें यह है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान के अनुच्छेद 112 में जो है वर्णित निबंधों में युक्त क्या है, जो है युक्त लगाया जाता है, निर्बंधन लगाया जाता है तो सहायक होता है, लेकिन राजनीतिक निर्देशक तत्व मूल अधिकार का बेस्ट ये घोषित किया, ये सही नहीं है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड में मिलान कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कोटों की सहायता सही उत्तर का चयन करिए। अब बात करता है क्षमादान के सख्त, संघ की कार्यकारी सख्त, प्रधानमंत्री की नियुक्ति, अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति। अब ये जो है आप बात करता है क्षमादान। क्षमादान के सख्त कहाँ है, किसको? क्षमादान का सख्त जो है आप देखेंगे तो क्षमादान का सख्त जो है ए के 4 होगा। तो क्या होगा? ए का जो है 4th होगा। ठीक है। अब बात करता है संघ कार्यकारी शक्ति। अब प्रधानमंत्री नियुक्त कहाँ होगा? प्रधानमंत्री नियुक्त जो है आपको 75 में होगा। ठीक है। तो ए का 4, बी का जो है क्या होगा आपका, बी का 3 होगा, नहीं ए का 4 हो गया और सी का जो है 2 हो गया, यानी सी का 2 हो गया और बी का जो है संघ कार्यकारी शक्ति जो है 3 में 53 में है। ठीक है, ये भी ठीक है। अटॉर्नी जनरल की जो है 76 में है। तो ये क्वेश्चन कौन सा सही है? सही आंसर जो है इसका जो है कौन सा होगा बताइएगा? सही आंसर जो है यानी क्षमादान के साथ कहाँ दिया गया? 72 में दिया गया है। संघ की कार्यकारी शक्ति कहाँ दिया गया है? आर्टिकल 53 में दिया गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कहाँ दिया गया? 75 में दिया गया। अटॉर्नी जनरल नियुक्ति कहाँ दिया गया? 76 में दिया गया है। तो इसका सही आंसर जो है क्या है? इसका सही आंसर सी है। ठीक है, सही आंसर क्या है इसका? सातवां का सही आंसर जो है बी है, सॉरी बी है। 7वां का सही आंसर जो है बी है, 4 3 2 1। ठीक, सही आंसर जो है बी है। अब बात करते हैं भारत के संविधान में संशोधनों द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंध का सही कालानुक्रम बताइए। अब भारत के संविधान में जो है संशोधन द्वारा सम्मिलित किए गए निम्नलिखित उपबंधों में सही कालानुक्रम: शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार के रूप में पत्र, सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रमाण पत्र, नगर पालिका अधिनियम और निःशुल्क विधिक सहायता। ये 8वां का क्या सही आंसर है बताइएगा? 8वां का सही आंसर क्या होगा? तो पहला क्या आएगा? पहला क्या आएगा? निःशुल्क विधिक सहायता 4 में आएगा। दूसरे में क्या? सुप्रीम कोर्ट में अपील का प्रमाण पत्र आएगा और तीसरे में नगर पालिका अधिनियम होगा और चौथा होगा शिक्षा का अधिकार। तो सही आंसर जो है 4 2 3 1 है। सही आंसर जो है इसका 4 3 2 1 है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उच्चतम न्यायालय विधि शासन का संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है। अब इसमें क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय विधि शासन का संरक्षक है, उच्चतम न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई है। रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के वाद में, बी इनरे अंद्रुति रे के वाद में, वाल्कोज एम्प्लॉयज यूनियन बनाम भारत संघ के वाद में, विजय कुमार महंती बनाम जादू के वाद में। तो 9 का सही आंसर कौन सा है? तो 9 का सही आंसर जो है डी है, विजय कुमार महंती बनाम जादू वाद में कहा गया कि विधि के शासन का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय है। ठीक है। राज्यसभा धन विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? अब बात करता है राज्यसभा धन विधेयक को किस अवधि तक रोक सकती है? क्या 1 माह के लिए रोक सकती है, 6 महीने के लिए रोक सकती है, क्या निश्चित रखते थे? सही उत्तर है इसका 14 दिन। कितना दिन राज्यसभा के लिए? 14 दिन। ओके, अब बात करते हैं भारत का संविधान समर्पित है। भारत का संविधान जो है अडॉप्टेड है किसके है? राष्ट्रपति के, उच्चतम न्यायालय के, भारत के लोगों के, मंत्रिपरिषद का। सही आंसर जो है भारत के लोगों के लिए है। ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में स्थान का आरक्षण जो है शासित होता है। क्या है? शिक्षण संस्थाओं में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के पक्ष में आरक्षण स्थान पर शासित है। तो 12 का सही आंसर क्या होगा? अभी आपको बताए थे। तो 12 का सही आंसर जो है बी होगा, 15/4 में है। ठीक,
15/4 में है। ओके, अब बात करते हैं लोकसभा की गणपूर्ति बैठक। अब लोकसभा की गणपूर्ति बैठक कितना होनी चाहिए? अभी लोकसभा चल रहा है, कौन सा आज जो है क्या पेश हुआ? बजट पेश हुआ है। ठीक है, बजट में क्या खास बात है? LIC जो है 75% बिक चुकी है। ठीक है, अब कुल सदस्यों की संख्या इतना होनी चाहिए, 1/10 होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत निर्णय से धारित किया कि आधार मात्र एक विशेष पहचान ही नहीं देता है बल्कि गरिमापूर्ण जीवन भी देता है? किस केस में कहा गया कि किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बहुमत से निर्णय से धारित किया कि आधार मात्र उन्हें एक विशेष पहचान ही नहीं देता बल्कि गरिमा जीवन भी देता है? न्यायमूर्ति के पुत्ता स्वामी बनाम भारत संघ, BL कपूर बनाम कर्नाटक राज्य, जोसेफ बनाम भारत संघ, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर न्यायमूर्ति KS पुत्ता स्वामी सैनी बनाम भारत संघ राज्य। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कह रहा है? उच्चतम न्यायालय ने किस वाद में कहा है कि सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती है? यानी सामाजिक नैतिकता यानी सोशल मोरालिटी समय समय पर चेंज होती है। किस केस में कहा गया? मेनका गांधी बनाम भारत संघ के केस में कहा गया। नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ, AK कृपक बनाम भारत संघ, AK गोपाल बनाम मद्रास राज्य। किस केस में कहा सामाजिक नैतिकता भी समय समय पर बदलती रहती है? वो केस का क्या नाम है? तो सही आंसर इसका जो है BA, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी ऑफ इंडिया बनाम भारत संघ राज्य। ओके, अब बात करता है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 का सही देखिएगा, मिलान करिएगा, सूची फर्स्ट सूची सेकंड में मिलान। अब बात ये कर रहा है कि अनुच्छेद 29A, तो अनुच्छेद 29A क्या है? तो A का जाइए फोर्ड निःशुल्क विधिक सहायता। अनुच्छेद 213 क्या है? तो 213 क्या है? जो राज्यपाल जो ऑर्डिनेंस जारी करता है, जारी करने की शर्त है। अनुच्छेद 44 क्या है? समान नागरिक संहिता है। अनुच्छेद 50 क्या है? न्यायपालिका कार्यपालिका का पृथक्करण करना। ठीक, ये आपको सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, नीचे दिया कथन, भारत में न्याय पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। भारत में जो जुडिशियल रिव्यू क्या सीमित है? रीजन कह रहा भारत के संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं। अब आपको 17 का सही ऑप्शन बताना है। AR दोनों सही है, RA का सही स्पष्टीकरण है। AR दोनों सही, RA का सही स्पष्टीकरण है। A सही है, R गलत है। तो सही है, A गलत है, R सही है। तो सही आंसर इसका क्या होगा? सही आंसर जो है इसका जो है C होगा। A सही है, R गलत है। यानी भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनरीक्षण का क्षेत्र सीमित है। लेकिन हालांकि अब इसमें ये कहा गया रीजन भारतीय संविधान में कुछ उधार की वस्तुएं हैं, ये आलोचना करते हैं, इसलिए जो है ये सही नहीं है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है निम्नलिखित में से कौन सहकारिता आयोग का सदस्य था? सहकारिता आयोग का सदस्य था V शंकर, K हनुमंतैया, डॉक्टर RS सेन, OB अवगलेशन। तो 18 का सही आंसर कौन होगा? तो 18 का सही आंसर जो है आप बताइएगा। तो 18 का सही आंसर जो है C होगा, डॉक्टर SR सेन थे। कौन थे? डॉक्टर SR सेन। ओके, सूची दिए गए सूची फर्स्ट सूची सेकंड सम्मिलित कीजिए। मौलिक कर्तव्य कहाँ दिया गया है? संविधान के मूल ढांचे के अवधारणा कहाँ दिया गया है? कहाँ से आया है? ठीक, तो मौलिक कर्तव्य कहाँ दिया गया? क्या ए में दिया गया है। संविधान के मूल ढांचे का अवधारणा जो है प्रस्तावना से निकला हुआ है। ठीक है, इसका जो है आप देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो है अनुच्छेद 368 संविधान से संशोधन से है और 17 से प्रस्तुता से है। तो इसका जो है इसके नहीं हो पाया है, तो मैं अब बाद में बता दूंगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 20, लोकसभा में शून्यकाल की अधिकतम अवधि। भाई लोकसभा में जो है शून्यकाल की अधिकतम अवधि क्या है? आप जब राज्यसभा देखेंगे, आज मैंने राज्यसभा टीवी देख रहा था, तो राज्यसभा में ये कौन सा नियम है, किस नियम के तहत लोकसभा क्वेश्चन शून्यकाल होगा, कौन सा नियम के तहत बजट पेश होगा, ये सारे शेड्यूल में जो है वो सारे नियम बताते थे। तो आज 20 का सवाल, तो 20 का सवाल का सही आंसर क्या होगा? 20 का सही आंसर जो है दोस्तों क्या होगा आप बताइएगा। 20 का A 30 मिनट। दोस्तों मैं आप लोगों से एक जो है हमारे संस्था के जानिब से
जिन बच्चों को जो है एसएससी की तैयारी करना है या यूपीएसआई की तैयारी करना है या पीसीएसजे या जुडिशरी एग्जाम एपीओ की तैयारी करना है तो हमारे यहाँ गुड फैकल्टी है दोस्तों, ये प्रोवाइड कराया जाता है। नंबर हम 21 को अवलोकन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्यों के सामूहिक जो है क्या है, सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर 21 में ये देखते हैं, चर्चा या प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों के संचालन की स्वतंत्रता, साक्षी के रूप में उपस्थित होने से स्वतंत्रता, अपरिचित को सदन के बाहर रखने के विशेषाधिकार। अब 21 का जो सवाल है, 21 का सी है, साक्षी के रूप में उपस्थित होने की स्वतंत्रता जो है सामूहिक विशेषाधिकार नहीं है। चर्चा और प्रक्रिया में स्वतंत्रता भी अधिकार है, संसद के आंतरिक विषय का संचालन का अधिकार है, अपरिचित के सदनों को बाहर रखने का विशेषाधिकार ये भी ये विशेषाधिकार में शामिल है। 105, 106 और उसके बाद में उधर स्टेट का है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, कथन नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का नियुक्त का अधिकार नहीं है। भैया राज्यपाल जो है खाली मात्र जो है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को क्या दिलाता, वो दिलाता है, अपॉइंट नहीं करता, वो राष्ट्रपति करता है। वो विधानमंडल का हिस्सा नहीं है। उन्हें विधान परिषद के कुछ सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है। हाँ, मनोनीत करने का अधिकार है। अब इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 22 का क्या सही आंसर है ये देखेंगे। 22 का 1, 2 सही है, 1, 3 सही है, 2, 4 सही, सभी सही हैं। तो 22 का सही आंसर क्या होगा आप बताइएगा। 22 का सही आंसर जो है बी, 1 और 3 सही है, सही नहीं है। 1 और 3 जो है क्या है, राज्यपाल को उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को जो है नियुक्त करने का अधिकार है नहीं, वो एफिडेविट करता है, ठीक है। और उसके बाद में क्या कहता है, वो ओथ दिलाता है। और उसके बाद में 3 कहता है उन्हें विधान परिषद को कुछ मनोनीत सदस्य करने का अधिकार है। ये बात सही है, उन्हें जो विधान परिषद के जो 6 सदस्य हैं उनको वो मनोनीत करने का अधिकार उनके पास है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा संविधान अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है। तो 21 के दायरे में क्या नहीं आएगा, ये चिकित्सा द्वारा घायल चिकित्सीय सहायता का नहीं भी आता, कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न ये भी आता, पानी की गुणवत्ता को दूषित करना, मृत्युदंड करना। 23 में क्या नहीं आता है ये देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 23 में क्या नहीं आता है ये देखना है। 23 का जो है मृत्युदंड, ये 21 में नहीं आता है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण है, लक्षण नहीं है, क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। अब इसमें कौन सा क्षेत्रीय परिषद का लक्षण नहीं है। ए, एक संवैधानिक संस्था क्या है, ए जो है एक संवैधानिक संस्था। बी, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना राज्य के पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत। सी, यदि चंडीगढ़ राज्य नहीं है फिर भी एक क्षेत्रीय परिषद में शामिल किया गया है। डी, ए परामर्शदात्री संस्था है। तो 24 का सही आंसर कौन सा होगा, तो 24 का सही आंसर जो है कौन सा करेक्ट होगा, 24 का ए होगा, सही से एक संवैधानिक संस्था है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, नीचे दिए गए कोटों को सही उत्तर दीजिए। अब सही उत्तर देना तो क्या देना है, आप देखिएगा कि कथन का भारत एक लोकतांत्रिक देश है, ये बात सही है। भारत का अपना एक संविधान है, तो सही ए आर दोनों सही, आर का सही स्पष्टीकरण है, आर दोनों सही। और 25 का कौन सा सही है, तो 25 का बी सही है। ए आर का दोनों सही है लेकिन आर ए का सही स्पष्ट व्याख्या नहीं है, ठीक है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। अन्य बातों की तरह अपराध के वो सभी कार आते हैं जो मात्र खड़े रहते हैं तब प्रतीक्षा करते हैं। ये कथन किस केस में कहा गया है। ये केस जो है शंकर टोला के नाम से भी फेमस है। केस जो है वीरेंद्र कुमार घोष मात्र खड़े रहने से भी अपराध है। ओके, अब बात करते हैं एक पुलिस अधिकारी बी को यह संस्कृति करने को कि उसने अपराध किया उत्प्रेरित करने के लिए यातना देता। भारतीय दंड संहिता की धारा 1807 की धारा के अंतर्गत पुलिस अधिकारी को अपराध करने के लिए दोषी है तो किस सेक्शन में है, 325 घोरोपाती, 326 घोरोपाती के दर, 328 जो है और 330 है। तो 27 का सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों, 27 का सही आंसर जो है आप बताइएगा। 27 का सही आंसर जो है धारा 330 है। ए ने एक रिवॉल्वर उठाई और बी को जान मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर भरी हुई समझते हुए, ए ने जो क्या है एक रिवॉल्वर उठाई, बी को जान मारने के आपराधिक आशय से रिवॉल्वर भरी हुई समझते हुए और ट्रिगर दबा दे, सौभाग्य से रिवॉल्वर भरी नहीं था, बी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ए ने कौन सा अपराध किया है, तो 28 का सही आंसर क्या होगा, हत्या का। ए, बी हत्या के अपराध, हत्या के प्रयास का। सी क्या कहता है हत्या के कोटि में आने वाले मानव। डी कहता है ए ने कोई अपराध नहीं किया है।
तो सही आंसर क्या होगा 28 का? सही क्या होगा? हत्या की कोटि में न आने वाला आपराधिक मानववध। ओके, मानववध, कल्पेबल होमोसाइड। अब बात करते हैं 29 में ये कह रहा है कि सभी हत्या आपराधिक मानववध है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ये कथन दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था? तो 29 का ये कथन जो है, ये देखते हैं जस्टिस माधवन नायर, जस्टिस मेलविल द्वारा, जस्टिस सरफुद्दीन द्वारा, जस्टिस सुलेमान द्वारा। तो 29 का सही आंसर क्या होगा आप बताइएगा? 29 का सही आंसर जो है सी, जस्टिस सरफुद्दीन द्वारा दिया गया था। ठीक है, जस्टिस सरफुद्दीन द्वारा कहा गया कि आपराधिक मानववध है, लेकिन सभी आपराधिक मानववध हत्या नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं 30 का। 30 का ये क्या कह रहा है? ए ये जानते हुए कि उसका पति बी ने हत्या की है, बी को वैध दंड से प्रच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेते ए उत्तरदायी है। समान आशय रखने के कारण हत्या के लिए, संशय देने के लिए, सहायता से दुष्प्रयोग करने के लिए ए ने कोई अपराध नहीं किया है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सही आंसर क्या है? ए ये जानते हुए कि उसके पति बी ने हत्या की है, बी को वैध दंड से प्रच्छादित करने के लिए जानते हुए छुपा लेता है, ए उत्तरदायी होगा। तो ए उत्तरदायी होगा। क्या होगा? 30 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 30 का ए ने कोई अपराध नहीं किया है। ठीक है, ए ने कोई अपराध नहीं किया है, महिला द्वारा अगर संशय दे देता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 31 की धारा के अनुसार महिला को लज्जा भंग करने संबंधी हमला दंडनीय है। तो वो कौन सा होगा? 363 व्यापरण का है, किडनैपिंग का है, 509 ये भी नहीं है, 511 प्रयास का है, 354 तो भारतीय दंड संहिता की धारा 354 है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। एक मृत व्यक्ति क्या है? एक मृत व्यक्ति जो है इच्छापद निष्पादक होते हुए विधि की जो चीज वस्तु इच्छापद के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देशित देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपने प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? यानी ए एक मृत व्यक्ति की इच्छा पत्र का निष्पादक होते हुए भी उस विधि को जो चीज वस्तु को इच्छा पत्र के अनुसार विभाजित करने के लिए निर्देशित देती है, बेईमानी से अवज्ञा करता है और चीज वस्तु को अपना प्रयोग हेतु विनियुक्त कर लेता है। इन्हें कौन सा अपराध किया है? चोरी का, अपराधी दुर्विनियोग का, अपराधी न्यासभंग का, के छल का। तो 32 का सही आंसर क्या होगा? तो 32 का सही आंसर जो है अपराधी न्यासभंग का होगा। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कहता है? डांडिक विधि अपराध में निकटता का सिद्धांत जिस अपराध को दंडनीय विनिश्चय करने का संगत है, तो क्या होगा? चोरी और डकैती का, आपराधिक मनोबध, हत्या का, अपहरण का, व्यापार का, दुष्प्रयोग का। तो 33 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 33 का सही आंसर जो है दुष्प्रयोग और षड्यंत्र का होगा। किसका होगा? दुष्प्रयोग और षड्यंत्र का होगा। अब बात करते हैं 34 का क्या कह रहा है? 34 कह रहा है बी के कब्जे की संपत्ति पर ए चोरी करता है और यह चोरी करते समय अपने पास शस्त्रों को एक भरी हुई पिस्तौल रखता है, जिससे उसने बी द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बी पर उपहात करने के लिए अपने पास रखता है। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता 1860 किस धारा को परिभाषित किया गया है? यानी बी के कब्जे की संपत्ति पर ए चोरी करता है और ये चोरी करते समय अपने पास शस्त्रों को एक भरी हुई पिस्तौल में रखता है, जैसे उसने बी द्वारा प्रतिरोध किए जाने की दशा में बी को उपहात करने के लिए अपने पास रखता है। ए द्वारा किया गया अपराध भारतीय दंड संहिता किस धारा में परिभाषित किया गया है? धारा 382, धारा 379, धारा 390, धारा 381। आप बताइए कौन सा धारा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 34 का धारा जो है ए होगा, धारा 382 होगा। सही आंसर कौन सा? धारा 382। नेक्स्ट बढ़ते हैं सूचना प्रौद्योगिकी जो है IT एक्ट 2008 द्वारा भारतीय दंड संहिता के निम्न से कौन से धारा संशोधन हुए हैं? धारा 463, धारा 446 और धारा 477 ए बी दोनों, केवल बी सही। तो 35 का सही आंसर कौन होगा? तो 35 का धारा 463 में भी ऐड किया गया है और 466 477 में भी ए में ऐड किया गया है। तो क्वेश्चन है सी सही है। ओके, अब बात करते हैं हत्या के लिए दंड। क्वेश्चन नंबर है 30 हत्या के लिए दंड की बात करता है, तो क्या होगा? 36 का जो है सही आंसर क्या होगा? मृत्यु होगा, आजीवन कारावास होगा, ये भी दोनों होगा। मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से होगा। तो 36 का सही आंसर जो है डी होगा, मृत्यु, आजीवन कारावास और जुर्माने से दंडनीय होगा। महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद संबंधित है। महबूब शाह बनाम एम्परर का वाद किससे संबंधित है? समान आशय से है, समान आशय से है, समान उद्देश्य से है कि ए बी दोनों से है? ए और बी दोनों से है। ठीक है,
तुच्छ अपमान कारित करने वाला कार्य क्या होगा? एक अपराध है, एक अपराध नहीं है, दो तुच्छ की किसी मामूली समझ और स्वभाव वाला व्यक्ति द्वारा शिकायत न किया गया हो। और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। 38 का क्या सही होगा? आंसर बताइएगा। 38 का क्या नहीं सही होगा? क्या सही होगा? 38 का सी, अपराध नहीं है यदि वो अपने तुच्छ की मामूली समझ का स्वभाव वाला व्यक्ति कोई शिकायत न करे। ठीक है, अब बात करते हैं 39A-C की। 39 की बात करते हैं। ए और सी की हत्या करने के लिए बी उसका आता है, बी वैसे करने से इनकार कर देता, ए दोषी है। 39 ए दोषी, क्या दोषी है? ए सी की हत्या करने के लिए बी उसको उसका आता है और बी वैसे करने से इनकार कर देता है, तो ए दोषी क्या है? तो 39 का सही आंसर क्या होगा? 39 का बी होगा कि बी होगा, हत्या करने के लिए, बी को दुष्प्रेरित करने के लिए। ठीक है, अब बात करते हैं प्राकृतिक विरुद्ध अपराध संभव नहीं है। प्रकृति विरुद्ध अपराध संभव नहीं है। सही आंसर कौन सा होगा? पुरुष द्वारा, स्त्री द्वारा, जीव जंतु के साथ, जीव जंतु द्वारा। तो 40 का सही आंसर कौन सा होगा? तो 40 का सही आंसर दोस्तों बी होगा, स्त्री द्वारा। प्रकृति के विरुद्ध अपराध संभव नहीं, स्त्री द्वारा। ओके, अब बात करते हैं ए, क्वेश्चन नंबर 41। ए एक भूधारक ये जानते हुए कि उसकी भू संपदा की सीमाओं में एक हत्या की गई है और उस जिले के मजिस्ट्रेट जानबूझकर वो मिथ्या सूचना देता है कि वो मृत सांप काटने के परिणामस्वरूप एक किस धारा के अधीन दोषी है। तो 41 के धारा सही आंसर देखते हैं। 177, 179, 178 कि 180। तो सही कौन सा धारा है? 41। तो 41 का सही आंसर जो है कौन सा है? 41 का ए, 177 है। यानी भूधार जानते हुए उसकी भू संपदा की सीमाओं को हत्या की गई है और उसी जिला मजिस्ट्रेट को जानबूझ को मिथ्या सूचना देता है, तो उसको जो है धारा 177 के तहत जो है दंडित किया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि एक किसान है, वो पर्याप्त भोजन रखने के बावजूद भी ए भिखारी को कुछ उपलब्ध नहीं करवाता है। वो भिखारी जो है भूख से मर जाता है। ए ने कौन सा अपराध किया है? नैतिकता का अपराध किया, लेकिन यहाँ आईपीसी के तहत जो है दंडनीय नहीं है। 42 का कौन सा 42 का कौन होगा आंसर? 42 का जो सी होगा, कोई अपराध नहीं किया है, लेकिन होमनेटिक में के अकॉर्डिंग जो है उसने अपराध किया है। ठीक है, अब बात करते हैं 43। एक पुलिस ऑफिसर बी की यातना देता है ताकि बी उत्प्रेरित होकर जुर्म कबूल कर ले। ए ने भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अधीन अपराध कारित किया है? 43 का आप सही आंसर बताइएगा। 43 का 329, 330, 332, 331 सही आंसर है 330। अब बात करते हैं भारतीय दंड संहिता के अधीन व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? भारतीय दंड संहिता के अधीन व्यापार कितने प्रकार के होते हैं? 44 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 44 का 2 होगा। ठीक है, भारत और भारत से बाहर। ओके, अब बात करते हैं ए विश्वास करने के आशय से कि जेड बी की घड़ी, ये विश्वास करने के आशय से कि जेड बी की घड़ी चुराई है। जेड का एक चित्र खींचता है जिसमें बी की घड़ी लेकर भाग रहा है। ए ने कौन सा अपराध किया? चोरी का, आपराधिक न्यासभंग का, मानहानि का, उद्यापन का। 45 का कौन सा होगा? 45 का जो है सही आंसर क्या होगा बताइए? सही आंसर जो है मानहानि का होगा। सही आंसर सी होगा। ओके, मानहानि। अब बात करते हैं 46 का क्या होगा सही आंसर? 46 में जो है विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाने या ले जाने के विरुद्ध रखने के लिए दंड क्या होगा? 46 का सही? केवल 2 वर्ष के लिए, केवल 3 वर्ष के लिए, 2 वर्ष से जुर्माना, 2 वर्ष से जुर्माने दोनों। तो 46 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 46 का सही आंसर जो है डी होगा, 2 वर्ष या जुर्माने से दोनों से होगा। यानी विवाहित स्त्री को आपराधिक आशय से फुसलाने या ले जाने के विरुद्ध रखने के लिए दंड है वो 2 वर्ष या जुर्माने से दोनों हो सकता है। अब बात करते हैं 47 किस वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को असंवैधानिक घोषित किया है? किस वाद में 303 को असंवैधानिक घोषित किया गया है दोस्तों? तो ये घोषित किया गया है क्या नाम है, कौन से वाद में? उपरोक्त में से कोई नहीं केस में किया गया है। क्योंकि उसके बाद में मैं बात कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48 क्या था? अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय हो, क्या है? तो जुर्माने जो केवल अपराध जुर्माने से दंडनीय हो, फिर जुर्माना न देने को कारावास क्या होगा? वो कारावास साधारण होगा। साधारण कारावास और सिविल कारावास होगा। ठीक है, अब बात करते हैं 49 की बात करते हैं। 49 में क्या कह रहा है दोस्तों? 49 पूर्व दोष सिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा के अधीन दंड वर्धित है। कहाँ बताया गया? 49 का सही आंसर दोस्तों बताया गया 49 का 76 में, 71 में है कि 68 में, 75 पूर्व दोष सिद्धि की बात करता है तो भारतीय दंड संहिता में धारा 75 में है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50। भारतीय दंड संहिता की धारा 497 में परिभाषित जाता अडल्ट्री किसके विरुद्ध होने वाला एक अपराध है? तो 50 का कौन सा है दोस्तों? तो 50 का सही आंसर है बी, पति के विरुद्ध जो है यह अपराध है।
जब पुलिस भाषाधक थाने के भाषाधक अधिकारी को यह सूचना मिलती है कि किसी व्यक्ति को आत्महत्या कर ली तो तुरंत रिपोर्ट किसको देगा भाई? 51 का न्याय मजिस्ट्रेट को देगा कि कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा, मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट को, तो उच्च न्यायालय को देगा? 51 का सही आंसर क्या होगा बताइएगा फटाफट। सही आंसर जो है कार्यपालक मजिस्ट्रेट को देगा। ठीक है, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता 154 के अधीन संज्ञेय अपराध की सूचना मिलने पर पुलिस अधिकारी एक प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करने हेतु बाध्य है। ये निम्न किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा है? ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा है। ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में कहा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 दंड प्रक्रिया संहिता 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? 53 दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 145 के अधीन स्थावर संपत्ति के बारे में विवाद में कार्यपालक मजिस्ट्रेट किस प्रश्न का निर्णय कर सकता है? कब्जा और हक, वास्तविक कब्जा का हक की उपरोक्त में सभी। 53 का क्या होगा सही आंसर दोस्तों? 53 का सही आंसर जो है होगा बी, यानी वास्तविक कब्जा का। ठीक है, अब बात करते हैं निम्नलिखित विचारों की जब प्रथम सूचना रिपोर्ट अपराध कैद करने हेतु सूचना मात्र प्रथम सूचना रिपोर्ट अपने आप में एक सार्वभौमिक साक्ष्य उपरोक्त में कौन सा सही? तो 54 का सही आंसर क्या होगा? 54 का एक सही है, 2 गलत है। ठीक है, एक सही है और दूसरा गलत है। अब आता है मुस्लिम माता पिता के बच्चों क्या है? भैया मुस्लिम माता पिता बच्चों को क्या मिलेगा? दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण का हकदार नहीं है। एक तलाकशुदा पत्नी को साथ रहने से दंड प्रक्रिया संहिता धारा 125 के अधीन भरण पोषण का हकदार नहीं है। सी भरण पोषण का हकदार है। डी दंड प्रक्रिया संहिता शासित नहीं है। तो 55 का सही आंसर कौन सा होगा बताइएगा? 55 का सही आंसर जो है कौन सा होगा? तो सी भरण पोषण का हकदार है। मुस्लिम माता पिता के बच्चे जो है भरण पोषण का अधिकार है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 56। वारंट मामले का आज से अपराध संबंधित है जो कौन सा मामला है? मृत्युदंड से दंडनीय हो, आजीवन कारावास से 2 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय हो। ओके, और प्रत्नदंड सभी है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कहता है? का पर चोरी का दूसरे बार घोर उपहात का आरोप है तो क्या होगा? पर चोरी करने के लिए घोर उपहात आरोप को अलग अलग होंगे। पर चोरी करना और घोर उपहात आरोप एक साथ लगेंगे। का चोरी और घोर उपहात के लिए विचार एक साथ होगा। पर चोरी और घोर उपहात के आरोप एक साथ लगेंगे परंतु इनका विचार अलग अलग होगा। 57 का सही आंसर कौन सा है? 57 का सही आंसर जो है ए है। पर चोरी और घोर उपहात के आरोप अलग अलग लगेंगे। ओके, अब बात करते हैं डाकघर की तलाशी का वारंट जारी कर सकता है। डाकघर की तलाशी का वारंट जारी कर सकता है जिला मजिस्ट्रेट, दीवानी न्यायालय, उच्च न्यायालय, कार्यपालक मजिस्ट्रेट। 58 का सही आंसर क्या होगा? 58 का बताइएगा। 58 का जी ए, जिला मजिस्ट्रेट। ओके, बात करें दंड संहिता भारत दंड संहिता के अध्याय 21 मानहानि का अपराध का संज्ञान लिया जा सकता है। किसके द्वारा लिया जा सकता है? पुलिस की रिपोर्ट पर, पीड़ित व्यक्ति के प्रवाद का न्यायालय द्वारा या पीड़ित द्वारा। तो ये डी नहीं है। 59 का क्या होगा दोस्तों? 59 का बी, पीड़ित व्यक्ति के प्रवाद या पीड़ित व्यक्ति का कंप्लेंट पर। ठीक है, विक्टिम के कंप्लेंट पर लिया जा सकता है कॉग्निजेंस। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 60। दंड प्रक्रिया संहिता के निम्नलिखित की धारा में पीड़ित को उपचार का प्रावधान दिया गया है? 60 का जो है 357 में दिया गया है, 357 ए में दिया गया, 357 बी में, 357 सी में। तो सही आंसर जो है 60 के डी उपचार की बात करता है तो 357 सी में देता है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 2 के अंतर्गत लोक अभियोजक से अभिप्राय तथा उसमें शामिल है कौन कौन शामिल है बताइएगा फटाफट। ये धारा लोक अभियोजक नियुक्त किया जाता है। लोक अभियोजक के निर्देशन अधीन कार्य करने वाला को ए बी दोनों होता है। ओके, दंड प्रक्रिया संहिता के निम्न कौन सी धारा प्रतिकर भुगतान के न्याय से संबंधित है? तो धारा कौन सा है? धारा किससे संबंधित है? तो धारा तो है 357 से संबंधित है। दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकसित अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए हैं। प्रावधान कहाँ दिया गया है? 63 का बताइएगा प्रावधान कहाँ दिए गए हैं? 63। ओके, 63 के कहाँ दिए गए हैं? तो 328 में दिए गए हैं, 334 में दिए गए हैं, 334 में दिए कहाँ दिए गए हैं? तो 63 का क्या होगा दोस्तों बताइएगा फटाफट क्या होगा? 63 का सी, 334 में दिए गए हैं। क्या है? दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत विकसित अभियुक्त को कुछ विधिक संरक्षण दिए गए तो वो 334 में, धारा 334 में दिए गए हैं। ठीक है, अब बात करता है अग्रिम जमानत मंजूर करने का क्षेत्राधिकार निहित है। मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट में है, केवल मजिस्ट्रेट न्यायालय में है, केवल उच्च न्यायालय में है। ए बी सी 64 का कहाँ होगा दोस्तों? 64 का डी, ए सी दोनों, यानी मुख्य न्याय मजिस्ट्रेट और सी केवल उच्च न्यायालय में। ठीक है, अग्रिम जमानत केवल सत्र न्यायालय में होगा और उच्च न्यायालय में होगा। बी सी ओके, मजिस्ट्रेट क्या नहीं होगा। 65। अब 65 की क्या बात करते हैं? पहली वार्निंग यानी अभिभावक सौदेबाजी प्रावधान किस पर लागू होगा? भारत की सामाजिक आर्थिक स्थितियों पर प्रभाव डालने वाले अपराधों पर। बी कहता है स्त्रियों के विरुद्ध अपराध, सी कहता है 14 वर्ष से कम आयु बालकों के विरुद्ध अपराध,
उपरोक्त में से कोई नहीं, तो 65 का सही आंसर कौन सा होगा? 65 का डी होगा, उपरोक्त में से कोई नहीं। ओके, अब बात करते हैं 66। यदि किसी न्यायालय का पीठासीन न्यायाधीश निर्णय में हस्ताक्षर नहीं करता है तथा तिथि अंकित नहीं करता तो ये क्या होगा? बताइएगा फटाफट। ये असाध प्रक्रियात्मक अनियमितता प्रक्रिया संहिता की धारा 465 के अधीन साध्य प्रक्रिया अनियमितता है, तात्विक अनियमितता, अविधिकता है। तो 66 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? 66 का सही आंसर जो है बी होगा। दंड प्रक्रिया संहिता 465 के अधीन साध्य प्रक्रियात्मक अनियमितता है। ओके, अब बात करते हैं दोस्तों का चोरी का अभियुक्त है गिरफ्तारी के 50-90 दिन की निरोध रखा जाता है, दोषी होने पर 1 वर्ष का कारावास दिया जाता है। क्या वो 90 दिन के मुजरिम का दावा कर सकता है? अब बताइए यस या नो। 45 दिन के मुजरिम के लिए, 30 दिन के लिए, तो बताइएगा 67 का क्या होगा दोस्तों? तो 67 का यस हाँ कर सकता है। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा उपचार दंड प्रक्रिया संहिता में प्रावधान नहीं है? तो दंड प्रक्रिया संहिता में कौन सा प्रावधान नहीं है? 68 का से बताइएगा। 68 का निर्देश, पुनर्लोकन, पुनरीक्षण, अपील, यानी रिवीजन, डायरेक्शन, अपील क्या है? तो ये पुनर्लोकन है, रिव्यू नहीं है। ओके, अब बात करते हैं दंड प्रक्रिया संहिता में निम्नलिखित कौन सी धारा विवाह के विरुद्ध अपराध अभियोजन से संबंध में है? तो कौन सा धारा? 69 का बताइएगा दोस्तों। तो 69 का सही आंसर जो है ए 198 है कि 199 कि 197, कोई नहीं, तो आंसर है 198 है। ठीक है, दंड प्रक्रिया संहिता कौन धारा बंदी प्रत्यक्षकरण से डिट से मिलती जुलती है? कौन सी धारा है? तो 96 है, 98, 97, 99, तो सही आंसर दोस्तों 97 है। ओके, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट संस्कृति को अवलिखित कर सकता है। कब लिखित कर सकता है? विचार के दौरान, अन्वेषण के दौरान। 71 का सही आंसर कौन सा होगा? आप बताइएगा दोस्तों, फटाफट बताइएगा। विचार के दौरान है, जांच के दौरान है, अन्वेषण के दौरान है, तो में सभी उत्तर है सभी। ओके, अब बात करिए 72। निम्नलिखित में से किस बात में ये भी निश्चय किया गया है कि अभियुक्त केस डायरी का उपयोग नहीं कर सकता है? अभियुक्त या उसके अधिवक्ता न तो केस डायरी मंगवा सकता है, न ही उसके अवलोकन करने का दावा कर सकता है। वो केस कौन सा है? 72 72 का केस है मुकुंद लाल बनाम भारत संघ मुकुंद लाल बनाम भारत संघ लाल के केस में ये चीज़ हेल्ड किया गया था। क्वेश्चन नंबर 73। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 किस धारा में वाद और अपीलों को अंतरित करने का सेशन न्यायाधीश को सख्त का प्रावधान दिया गया है? सेशन न्यायाधीश को जो है वाद अपील को अंतरित करने का सेशन न्यायाधीश को सख्त पावर है। किस सेक्शन में? 73 का। तो 73 का दोस्तों 409 में, 408 में, 407 में, 406 में, तो सही आंसर कौन सा होगा? 408 में। ओके, अब बात करते हैं निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अब विचार करना है, कथनों पर विचार कीजिए। अवैध गिरफ्तारी को दूषित नहीं करती है। एक संस्कृति अवैध गिरफ्तारी से अविद्यमान नहीं होता है। केवल एक व्यक्ति पुलिस थाने में रखना या उसके गमन में पुलिस थाने के परिसीमाओं के भीतर प्रतिबंधन करना गिरफ्तारी की कोर्ट में आता है। गिरफ्तारी हथकड़ी लगाकर या आवश्यक नहीं है कि ये मात्र मौखिक घोषणा भी हो सकता है। सही आंसर बताइए फटाफट। 74 का क्या होगा? नीचे दिए गए कोटों को सही अवलोकन करिए। आप एक बार देख लीजिए, फटाफट देखिए दोस्तों। ठीक है, आप देखिए, केवल 1 2 सही है, केवल 2 1 4 सही, 1 2 3 4 सही, 1 2 3 4 सही। तो कौन सा होगा? 74 का आंसर जो कौन सा सही होगा? 74 का डी होगा। ठीक है दोस्तों, 1 2 3 4 सही है। ओके, क्या होगा? 1 2 3 4 सही है। ओके, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर। दंड प्रक्रिया संहिता के 77 के दिन गिरफ्तारी को वारंट का निष्पादन किया जाता है। भैया देखिए ध्यान से, यहाँ अधीन 77 के दिन का वारंट का निष्पादन किया जाता है। 75 का क्या होगा? 75 का वारंट की जारी करने वाले न्यायालय का स्थानीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत राज्य के अंदर किसी भी स्थान पर, भारत के किसी भी स्थान पर संबंधित जिला ये क्षेत्राधिकार के। 75 का सही ऑप्शन क्या होगा? 75 का सही ऑप्शन भारत के किसी स्थान पर। ठीक है, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76। भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अनुसार जिस तथ्य को न्यायालय न्याय का इच्छा करेगा तो उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, उसे साबित करना आवश्यक नहीं है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उद्देश्य के अनुसार इस अधिनियम में प्रयोजन क्या है? 77 का क्या होगा? बताइएगा दोस्तों। 77 का ए होगा साक्ष्य विधि उपलब्ध परिभाषित संशोधित करना, साक्ष्य विधि उपलब्ध समेकन करना, साक्ष्य विधि परिभाषित संशोधित करना, साक्ष्य विधि समेकन परिभाषित संशोधित करना, तो उत्तर डी सही है। ठीक है, अब बात करते हैं किसी व्यक्ति के विरुद्ध आपराधिक कार्यवाही उस व्यक्ति पर हो या पति पत्नी पर होगी। आपराधिक कार्यवाही बताइएगा दोस्तों। 77 का क्या होगा? 78 का सही आंसर जो है क्या होगा? 78 का सही आंसर बताइएगा। सक्षम साक्षी होगा, असक्षम साक्षी होगा। अगर वो व्यक्त है तो दूसरे की सहमति से
तभी सक्षम साक्षी होगा। यदि वो स्वस्थ है, दूसरे सहमति सक्षम, क्या होगा दोस्तों बताइएगा। 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर क्या होगा? 78 का सही आंसर जो है क्या होगा? ए होगा, सक्षम साक्षी होगा। ओके, अब बात करते हैं 79 भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में दहेज मृत्यु के बारे में उपधारा दी गई है? बताइएगा। 111A में बताया, 113A में, 113B, 113A में। तो सही आंसर क्या होगा बताइएगा। 79 का सही आंसर जो है सी है, 113B में है। ओके, सी है 113B में। निम्न में से कौन सा वाद विबंध से संबंधित नहीं है? तो विबंध से संबंधित नहीं है तो बलविंदर कौर बना पंजाब राज है। पिकट है, श्री कृष्ण है, शरदचंद्र लोहार, ये सब जो है विबंध से संबंधित है। अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम किस धारा में ये नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति को या उसकी ओर से साबित की जा सकती है। कहाँ बताया गया है? भारतीय साक्ष्य अधिनियम में किस प्रावधान का नियम प्रतिपादित किया गया है कि कुछ परिस्थितियों को में स्वीकृति करने वाले व्यक्ति के द्वारा उसकी ओर से साबित की जा सकती है। धारा 18, धारा 19, धारा 21, धारा 20। 81 में कौन सा सही आंसर है दोस्तों? तो 81 में बताइएगा सही आंसर कौन सा है। 81 में सही आंसर तो डी है, धारा 21 है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा तीसरे पक्षकार की राय सुसंगत है, यानी थर्ड पार्टी की जो राय सुसंगत है। धारा 14, धारा 33, धारा 44, धारा 45। 82 का सही ऑप्शन कौन सा होगा? 82 का सही ऑप्शन तो डी होगा। ओके, ए ने बी पर 1000 रुपये का वाद दायर किया तथा उसने अपने लेखांक का डायरी में बी के इस रकम को ऋणी को दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि क्या होगी? क्या होगा? सुसंगत नहीं है, सुसंगत है। साक्ष्य के इसका कोई मूल्य नहीं है, अस्वीकृति है। तो 83 का क्या होगा दोस्तों? 83 का भी है, सुसंगत है। ओके, दहेज हत्या से संबंधित प्रकल्पना धारित कहाँ दिया गया है? तो बताइएगा दोस्तों। 184 का जो है सही आंसर जो है 113B में है, 114 में, 118 में, 17 सही आंसर जो है 113B में है। कौन सी धारा मृतकालिक कथन से सिद्धांत से मिलता है? तो कौन सा मिलता है? 16 में मिलता है, 27 में मिलता है, 32 में मिलता है, 41 में। सही आंसर जो है 32 में मिलता है। मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रत्यय क्या है? मूल से बनाई गई तुलना की गई प्रत्यय क्या? 86 क्या होगा दोस्तों? प्राथमिक साक्ष्य, द्वितीय साक्ष्य, इनमें से कोई नहीं, अग्र साक्ष्य। तो 86 का कौन सा होगा? 86 का सही आंसर जो है बी होगा, द्वितीय साक्ष्य होगा। ओके, अब बात करते हैं क्या किसी अपराध में अभियुक्त व्यक्ति द्वारा अभिरक्षा में न होते हुए पुलिस ऑफिसर से की गई संस्कृति उसके विरुद्ध साबित की जा सकती है? और साक्ष्य क्या होगा? गिरह होगा, गिरह नहीं होगा, गिरह उनमें से कोई नहीं। 87 का जो है बी होगा, गिरह नहीं है। ओके, अब बात करते निम्नलिखित कथन में अनुसूचित नियम का अपवाद नहीं है। क्या नियम अपवाद नहीं है बताइएगा फटाफट। 88 का कौन सा होगा दोस्तों? तो 88 का जो है मृतकालिक कथन, संबंधित तथ्यों, कार्य शिष्टा, चिकित्सीय विशेषज्ञ, और ये अनुसूचित में जो है सी नहीं होगा, चिकित्सीय विशेषज्ञ। ठीक है, ए पर रेल टिकट बिना यात्रा कर रहा का आरोप है, यह साबित करने वाला किस पर है? तो जो यात्रा कर वही साबित करेगा। अभियोजन, पूर्वादि, अभियुक्त, अभितेजन। अभियोजन पर होगा, अभियुक्त पर होगा। ठीक है, निम्नलिखित में से अब सवाल बात करते हैं 99। निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है? 90 का कौन सा होगा? तथ्य सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। तथ्य जो रजिस्टर का सिद्धांत के हो, जो तथ्य जो पुलिस कथन किए गए हो, तथ्य जो स्वीकृति उपयुक्त में से कोई नहीं, तो तरसी जो तथ्य स्वीकृत में हो। ओके, निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में लिखितम शब्द का द्वितीय साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा? किस परिस्थिति में द्वितीय साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा? जब यह दर्शित किया जाए कि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में है और उसके विरुद्ध लिखितम साबित किया जाना है। ठीक है, बी कहता है जब मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता है। सी कहता है जबकि मूल व्यक्ति के उपेक्षा व्यतिक्रम बिना जो उसे साबित करना चाहता है खो गया हो। डी कहता है कि जबकि मूल इस व्यक्ति के प्रकृति के जिसे आसानी से स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? तो 91 का सही आंसर जो है बी होगा, जबकि मूल उस व्यक्ति के कब्जे में हो जो उसे साबित करना चाहता है। ठीक है, अमृतकालिक कथन साक्ष्य में गिरह होने के लिए निम्नलिखित में क्या आवश्यक नहीं है? मृतकालिक कथन में साक्ष्य गिरह करने के लिए आवश्यक नहीं है। 92 का सही आंसर क्या होगा दोस्तों? तो 92 का सही आंसर जो है बी होगा। ये कथन करने वाले व्यक्ति को उसकी मृत्यु की प्रत्याशंका थी, ये कथन साबित करना आवश्यक नहीं है। ठीक है, का चुराया हुआ माल ये जानते हुए कोई चोरी है प्राप्त करने का अभियुक्त है, तो प्रतिष्ठान कहाँ दिया गया है? तो धारा किस में दिया गया है? 93 का सही आंसर कौन सा होगा? 93 साक्ष्य अधिनियम धारा 14 में दिया गया है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम धारा 14 में निम्न में से कौन सा अनुसूचित साक्ष्य के नियम का अपवाद नहीं है? तो बताइएगा कौन सा है दोस्तों? क्या है? मृतकालिक कथन है, रजिस्टर है, विशेषज्ञ राय, संस्कृति है। तो 94 का सही आंसर क्या होगा? 94 का सही आंसर सी हो, विशेषज्ञ राय।
अब बात करते हैं 95 मृतकालिक कथन के घोषणा का प्रारूप दिया गया है। कहाँ दिया गया दोस्तों? मृतकालिक घोषणा का प्रारूप तथ्यहीन महत्वपूर्ण नहीं है, तथ्य महत्वपूर्ण नहीं है, और उसके बाद में केवल लिखित में होना चाहिए, केवल मौखिक में बोलना चाहिए, मौखिक बोलना चाहिए। तो 95 का सही आंसर दोस्तों क्या है? 95 का ए है, तथ्य महत्वहीन नहीं है। ओके, अब बात करते हैं 96 प्रश्न ये कि क्या ए ने अमुक दिन लखनऊ में अपराध किया? यह तथ्य कि उस दिन वो दिल्ली में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा के तहत सुसंगत होगा। धारा कौन सा होगा दोस्तों? बताइएगा। 9, 10, 11, 12। तो सही आंसर जो है 96 का जो है सी होगा, धारा 11 होगा। ओके, अब बात करते हैं मृतकालिक कथन भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत सुसंगत होने के लिए किसके सम्मुख होना चाहिए? मजिस्ट्रेट के, पुलिस अधिकारी के, डायरेक्टर और या प्राइवेट व्यक्ति के। डी कहता मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी या डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति के। तो सही आंसर जो है मृतकालिक कथन से संबंधित है तो डी होगा, यानी डी होगा मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारी, डॉक्टर या प्राइवेट व्यक्ति। ठीक है, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की किस धारा में DNA टेस्ट के साक्ष्य गिरे है? धारा 47, धारा 45, धारा 48, धारा 49। तो 98 का कौन सा आंसर है दोस्तों? धारा 45 में DNA साक्ष्य गिरे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं 99 भारतीय साक्ष्य अधिनियम में कौन सी धारा पक्षद्रोही साक्ष्य की बात करती है? पक्षद्रोही साक्ष्य की बात करती है 134, 154, 155, 157। तो सही आंसर जो है 100 किसमें है? 154 में है। ओके, अब बात करते हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 100। लास्ट सवाल है दोस्तों, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 133 किसके बारे में प्रावधान करता है? लास्ट सवाल है दोस्तों, बताइएगा। साक्ष्य को स्वीकार किया जाना, साक्ष्य को नकार किया जाना, गूंगे बहरे व्यक्ति को साक्ष्य से अपराधी को। तो लास्ट 133 क्या है दोस्तों? तो लास्ट साक्ष्य जो है अपराधी का साक्ष्य, और 114 में बताया गया है बी में। ठीक है, ओके, मैं दोस्तों अब लास्ट 100 समाप्त करता हूं दोस्तों। मैं कल फिर टेस्ट सीरीज में आपके खिदमत में हाजिर रहूँगा दोस्तों। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।